हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को और मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और जब मैं मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज कह रहा हूँ तो इसका मतलब मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। किसी लैंग्वेज का मॉडर्न होना और किसी लिटरेचर का मॉडर्न होना दोनों दो डिफरेंट चीज है। जनरली भाषा जो है उसमें बहुत स्लोली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, स्लोली चेंजेस देखने को मिलते हैं लिटरेचर की अपेक्षा। अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो 20वीं शताब्दी जो है वह मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है। 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी। जबकि जो लैंग्वेज है वो चालू हो जाता है आफ्टर 1500। उसके पीछे अलग कारण है, दोनों का अपना अलग अलग कारण है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, न कि लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग लैंग्वेज को देख रहे हैं। हम लोग अब तक ये देख चुके हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है 449 टू 1066 तक है। मिडिल इंग्लिश जो है आफ्टर 1150 टू 1500 तक है। और जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है वो 1500 ऑनवर्ड्स है। इसको हम लोग देखेंगे, वन बाय वन सेपरेट करेंगे। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो 55 बीसी जो है, आप ये देख सकते हैं, शायद हम लोग इंडियन है तो हम लोग को लगता होगा कि इंडिया पर ही बहुत बार अटैक हुआ है और विदेशी लोग आए हैं, विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं 55 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म लेने से 55 साल पहले ही वहां रोमन इन्वेजन हो चुका था। ठीक है, इसके बाद 449 में स्कैंडिनेवियन जर्मेनिक ट्राइब्स जो है वो लोगों का, एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स का आक्रमण हो रहा है। 8वीं शताब्दी में स्कैंडिनेवियन वाइकिंग वो लोग आते हैं। इसके बाद ये जो 11th सेंचुरी जो है 1066 जो है, आप देखते हैं कि नॉर्मल पीपल आते हैं। नॉर्मल पीपल मतलब वो फ्रेंच पीपल थे, नॉर्मंडी से बिलोंग करते थे। नॉर्मन कन्क्वेस्ट मतलब वो नॉर्मंडी नामक जगह के रहने वाले थे। आप लोग देखें कि इस साल जो हेस्टिंग्स की लड़ाई हुई थी, हेस्टिंग्स की लड़ाई में कैसे एंग्लो सैक्सन किंग, क्योंकि वहां तो तब तक तो एंग्लो सैक्सन पीपल शासन कर रहे थे, तो लड़ाई किससे होती? एंग्लो सैक्सन किंग से हुई। और जो फ्रेंच राजा थे उनसे लड़ाई हुई, कैसे फ्रेंच जो किंग थे उनको हरा करके फिर अपना शासन कायम करते। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें अभी मैं वर्तमान की थोड़ा मैं चर्चा करूंगा, इसके बाद में आऊंगा मॉडर्न इंग्लिश वोकेबुलरी, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कैसे कैसे क्या चेंजेस हुआ, उस सबको हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं, कुछ बातें यहाँ मैं लिखा हूँ। आज के समय में कहा जाता है कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ विंडो। व्हेन यू ओपन अ विंडो, यू लुक आउटसाइड, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड सब आपको पता चलता है। तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड। संसार की खिड़की है। खिड़की खोलिए, संसार को देखिए। अंग्रेजी भाषा खिड़की की तरह है। यह क्या दर्शाता है? यह इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। अंग्रेजी भाषा आज के समय में कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है इस बात को दर्शाता है। एक समय था कि दुनिया के बहुत सारे देश अपने आप को बिल्कुल क्लोज रखने का प्रयास किए, अंतिम समय तक प्रयास किए। इवन हमारे जो पड़ोसी हैं चाइना, अंतिम समय तक प्रयास करें कि मैं अंग्रेजी से दूर रखूं अपने देश को। लेकिन जब इतनी तेजी से पिछड़ने लगे कि अंत में
उनको क्या करना पड़ा, अंग्रेजी के साथ आना पड़ा और अपने पीपल को, अपने जो सिटीजन है उनको इंग्लिश लिटरेट करना पड़ा। और आज आप देख सकते हैं कि वेयर इज चाइना। ठीक है, इसके बाद एक बात मैं दूसरी यहाँ बताना चाहूंगा। हम लोग कहते हैं कि सूरज जो था अंग्रेजों का कभी अस्त नहीं होता था। द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। इसका मतलब क्या है और ये सब बात मैं कह क्यों रहा हूँ, वो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को ही बताने के लिए, समझाने के लिए सब बात मैं बता रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सन सेट नहीं करता था, सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, इससे यह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंग्रेजों का साम्राज्य एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, अफ्रीका महादेश, अमेरिका महादेश, हर जगह उनका था। उनका सूरज कहीं न कहीं उदय के कंडीशन में रहता ही था। ठीक है, आज जो है अंग्रेजी, हम लोग यह भी देख चुके हैं 449 और उस समय की जो अंग्रेजी थी, जो केल्टिक पीपल के समय थी, जब ये 449 में लोग आते हैं, इंग्लिश शब्द देते हैं, इंग्लैंड शब्द देते हैं, उस समय की अंग्रेजी की क्या स्थिति थी कि लोग बोलना नहीं पसंद करते थे। इंग्लिश बोलना यानी अपनी बेइज्जती कराना होता था। जो लेखक होते थे वो अंग्रेजी में लिखना नहीं चाहते थे। कोई फ्रेंच में लिख रहा है, कोई लैटिन में लिख रहा है, अंग्रेजी में लिखना यानी वैसे ही जैसे कि आज कोई हिंदी में बोलता है सामान्य ढंग से, तो हम लोग कहते हैं, या भोजपुरी में बोलता है तो कहते हैं कि अरे ये तो उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। और अगर अंग्रेजी में कोई बात करता है तो हम लोग को लगता है अरे बाप, है ना। लेकिन उस कंडीशन से, वैसी अंग्रेजी की जो दयनीय स्थिति थी, उस स्थिति से आज की स्थिति में कैसे हम लोग पहुंच गए कि आज की अंग्रेजी जो है किसकी किसकी भाषा हो गई है। इंग्लिश इज नाउ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंग्लिश जो है आज साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा हो गई है। विज्ञान की पढ़ाई करना हो, रिसर्च करना हो, इन्वेंशन करना हो, तो जो मोस्ट कंफर्टेबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसके बाद कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंटरनेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, वहां की भाषा क्या है, इंग्लिश है। और तो और जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, सार्क हो, G7 हो, G20 हो, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब जितने इंटरनेशनल बॉडीज हैं, देयर लैंग्वेज इज इंग्लिश। उनकी भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि आज के समय में अंग्रेजी कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। और आज के समय में विश्व का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ की अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अंग्रेजी हर जगह बोली जा रही है, लेकिन जो अंग्रेजी बोली जा रही है, क्या एक जैसी अंग्रेजी बोली जा रही है या कि उसमें भी कुछ अलग अलग पॉइंट है। तो क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन एज। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां की अंग्रेजी L1 के रूप में, आप तो जानते हैं व्हाट इज L1। L1 मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज इज अ मैन्स मदर टंग। मातृभाषा को L1 कहा जाता है और L1 सीखी नहीं जाती है, L1 को क्या कहते हैं, अर्जित की जाती है। समझ गया ना, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मदर टंग के रूप में यानी L1 के रूप में यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी बोली जाती है। मतलब द मदर टंग ऑफ ऑल दीज कंट्रीज आर इज इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज मतलब वह लैंग्वेज जो आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। और उस रूप में देखा जाए तो इंडिया हो, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ का L2 अर्थात सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है।
भारत में भी देखा जाए तो अंग्रेजी की स्थिति तो बहुत बढ़िया है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश है। हाई कोर्ट की भाषा क्या है? इंग्लिश है ना? भारत में संविधान जो लिखा गया वो इंग्लिश में ही स्टैंडर्ड। इवन हम लोग परीक्षा देने जाते हैं और जो क्वेश्चन पेपर रहता है तो उसमें लिखा रहता है, अगर बाइलिंगुअल हो क्वेश्चन पेपर तो भी उसमें लिखा रहता है कि जो इंग्लिश वाला पेपर है, अगर इंग्लिश वाला में, हिंदी वाला में या अन्य जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें कोई डिफरेंस दिखाई पड़ता है, द इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड। है ना? लिखा रहता है ना, इससे अंग्रेजी का महत्व समझ में आ रहा है। और तीसरा रूप में जो अंग्रेजी विश्व में बोली जाती है या यूज की जाती है वो है एफएल। एफएल मीन्स फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। जैसे सऊदी अरेबिया है, जापान है, जर्मनी है, चाइना है, ये सब जो कंट्री है यहाँ इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आखिर अंग्रेजी जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि WHO, यूएनओ, सार्क, G7, मतलब, या फिर लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या जो भी चीज़ हम देखते हैं, ये इस कंडीशन में अंग्रेजी पहुंची तो क्या उसके पीछे कुछ कारण था? वो कौन कौन से कारण थे, वो कौन कौन से कारक थे, फैक्टर्स थे जो कि हेल्प किए? तो आते हैं हम यहाँ। पहला मैं लिखा हूं और ये मिडिल इंग्लिश पीरियड में पढ़ा भी चुका हूं। मिडिल इंग्लिश पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। अच्छा, एक चीज देखिए, मुझे अभी जस्ट याद आया। मैं मिडिल इंग्लिश पीरियड का नाम लिया तो अचानक मुझे याद आ गया, मेरे द्वारा एक मिस्टेक हो गया था। बाद में वो मिस्टेक, चूंकि बोलते समय क्या होता है, पढ़ाते समय कभी कभी स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन भी हो जाता है ना? तो उस चीज़ को मैं बता देना चाहूँ, मैं अपना भूल सुधार कर देना चाहता हूँ कि मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ाते समय दो एक लिखने में मिसप्रिंट हो गया था। आपको याद होगा, यहाँ मैं ग्रेट वावेल शिफ्ट लिखा था, है ना? तो ग्रेट वावेल शिफ्ट, तो उसका शॉर्ट होना चाहिए GVS, लेकिन मैं भूल से GVC लिख दिया था। बाद में देखा, और तब देखा जब मैं YouTube पर वीडियो को अपलोड कर दिया था। तो YouTube का अपना कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है कि वीडियो आप अपलोड कर दे, उसको आप डिलीट करते हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। चूँकि छोटा सा भूल था तो मैं सोचा कि मैं वीडियो में ही बोल दूंगा, बता दूंगा। तो वो GVC ना होकर के वो GVS होना चाहिए, ग्रेट वावेल शिफ्ट, और शिफ्ट तो होता है S से, और आप देख सकते हैं वहाँ शिफ्ट में लिखा भी था। ठीक है, एक दूसरा जो छोटा मिस्टेक हो गया कि मैं यहाँ पोटैटो टोमेटो का प्रोनाउंसिएशन की बात मैं कर रहा था कि कैसे ग्रेट वावेल शिफ्ट हुआ तो चेंजेज हुआ, तो उसमें एक जगह हमसे मिस्टेक हो गया बोलने में कि पोटैटो, क्या कहते हैं, पोटाटो स्टैंडर्ड है। नहीं, पोटाटो स्टैंडर्ड नहीं है और टोमाटो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है पोटाटो टोमाटो, लेकिन वो स्पेनिश में स्टैंडर्ड है। जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें पोटैटो और टोमेटो ही स्टैंडर्ड है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये पोटैटो और टोमेटो, ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं वो स्पेनिश है, न कि इंग्लिश वर्ड है ना? तो चलिए, वो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता है कि जोहान गुटनबर्ग ने आविष्कार किया, और 1476 में या 1476 के आसपास में वो जो वेस्टमिंस्टर अबे में विलियम कैक्सटन नामक आदमी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दिया। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिफोर प्रिंटिंग प्रेस एंड आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस जो लिटरेसी रेट है इंग्लैंड का, वो ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग, वो एक पटाखा आता है ना, आसमानी तीर हम लोग बोलते हैं, जो आसमान में से लगाते हैं, आग लगाते हैं पलीता, इससे आसमान में उड़ जाता है। ठीक ऐसे ही समझिए कि आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड की लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ी। प्रिंटिंग प्रेस से पहले इंग्लैंड की लिटरेसी रेट पता है कितनी थी? मात्र 2% थी, ओनली 2%। लिटरेसी रेट कितनी थी? ओनली 2%।
और जब प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें छपने लगी तेजी से, एकाएक लिटरेसी रेट में ये आया, किताब लोग पढ़ने लगे, यूनिवर्सिटीज खुलने लगे, स्कूल्स खुलने लगे, तो साक्षरता तो बढ़ना था ही। और तब तक गद्दी पे कौन आ गया था? तब तक गद्दी पे आ गई थी एलिजाबेथ, किंग कह रहे, क्वीन एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ का जो शासनकाल है वो लिटरेचर के ख्याल से और ऐसे भी बहुत बढ़िया माना जाता है। लिटरेचर के ख्याल से तो गोल्डन पीरियड माना जाता है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस जो आया, किताबें छपने लगी, किताबें छपने लगी तो क्या होने लगी? एक तो लोग पढ़ने लगे, और दूसरा क्या चीज होने लगा? भाषा का मानकीकरण चालू हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टार्टेड। नहीं तो उससे पहले ऐसा था कि एक ही शब्द के चार चार स्पेलिंग हुआ करते थे, एक ही शब्द के चार चार, दो दो, तीन तीन प्रोनाउंसिएशन हुआ करते थे, है ना। आगे मैं चर्चा करूंगा उन सब बातों को उदाहरण सहित। वही नहीं, जो प्लुरल मेकिंग वगैरह होता था वो भी आप जानते हैं, उसमें से एक आध तो आज भी है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आप देख सकते हैं कि ईएन लगा करके भी प्लुरल बनाया जाता था, जो कि आज भी एक आध शब्द हमको देखने को मिलते हैं, जैसे चिल्ड्रेन हो गया, या ऑक्स का प्लुरल ऑक्सेन होता है। जबकि बाद में जब सुधार हुआ तो एस और ईएस के द्वारा प्लुरल बनाने का परिपाटी चालू हुआ, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस से साक्षरता बढ़ी, लिटरेसी रेट बढ़ा, एजुकेटेड पीपल बढ़े, और जो धर्म का प्रचार प्रसार चलिए रहा था तो उसके चलते भी ये हुआ। और आगे देखते हैं कि 14वीं शताब्दी में ही चालू हो जाता है रेनेसा। रेनेसा जिसका अर्थ होता है रिवर्थ भी, हिंदी में उसको पुनर्जागरण कहते हैं, इटली से चालू हुआ। इटली से चालू हुआ तो क्या इटली तक ही सीमित रह गया? नहीं, इटली से चालू हुआ लेकिन वो इंग्लैंड में भी आ गया जल्दी, और पूरे यूरोप में वो रेनेसा का प्रभाव देखने को मिला। और रेनेसा का जो प्रभाव था वो कल्चरल एक्टिविटीज में, साइंटिफिक एक्टिविटीज में, मतलब वो आपके साइंस को भी प्रभावित किया, आपके लिटरेचर को भी प्रभावित किया, आपके ईच एंड एवरीथिंग को प्रभावित कर दिया रेनेसा। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिफॉर्मेशन भी आ जाता है। रिफॉर्मेशन माने धर्म सुधार आंदोलन, है ना। तो ये सब रेनेसा आ जाने के चलते भी क्या होता है, अंग्रेजी में बहुत परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो कारण था, इंग्लैंड एज ए नवल पावर। 16वीं शताब्दी जब एलिजाबेथ शासन में थी, और उस समय, और मैं बता ही दिया कि भाई वो तो गोल्डन पीरियड था, इंग्लैंड जो था नवल पावर के रूप में विश्व में उभरता है ना। पूरे उसी समय हम देखते हैं कि वास्को डिगामा के बारे में पढ़ते हैं, उसी समय कोलंबस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कोलंबस अमेरिका पहुंच जाता है, वास्को डिगामा भारत आ जाता है, उधर अमेरिका का खोज हो जाता है ना, भारत का खोज हो जाता है। और जब खोज होता है तो कौन सा दौर चालू होता है? चालू होता है कोलोनाइजेशन का दौर चालू होता है। इंग्लैंड जो है, और आपको ये भी पता है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है 19th सेंचुरी में, वो भी कहाँ चालू होता है? वो भी तो इंग्लैंड में ही चालू होता है। औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में ही चालू होती है। तो जब ये नवल पावर बनता है, पूरे विश्व को ये लोग ढूंढ लेते हैं, छान लेते हैं, कहाँ क्या है यह जान लेते हैं, तो दौर चालू होता है औपनिवेशीकरण का। जगह जगह जा करके वहाँ ये लोग शुरू में तो पहुँचते हैं कि भाई मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आगे चल करके वहाँ के स्वामी हो जाते हैं, और वहाँ की जो संपदा है, वहाँ के संसाधन है, वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है, सबका ये लोग क्या करते हैं? दोहन करते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ शासन करना है, तो वहाँ की तो अपनी अपनी अलग अलग भाषा है। और जब ये जाते हैं तो वहाँ की भाषाओं को भी वहाँ के शासन में
अंग्रेजी को शामिल करते हैं, वहाँ के एकेडमिक्स में अंग्रेजी को शामिल करते हैं। पूरा दुनिया में अंग्रेजी, जो एक इंग्लैंड तक सीमित थी या इंग्लैंड के आसपास तक सीमित थी, वह भाषा पूरे विश्व के मानचित्र तक पहुंच जाती है। और यहाँ तक कि जब वहां से लोग लौटते हैं, फिर भी वहां तो अंग्रेजी जब पहुंच गई है, वहां जड़ में घुस गई है, तो फिर वहां से ऐसे थोड़े है कि अंग्रेज भारत छोड़ दिए तो अब अंग्रेजी को भी भारत छोड़ना पड़ा। हमारे आधुनिक भारत के जो दूत कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय, वो तो इंग्लिश के फेवर में थे कि भारत में इंग्लिश शिक्षा होनी चाहिए, उसी के द्वारा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस संभव है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कैसे कैसे क्या चेंजेज होता है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो सबसे ज्यादा इनरिच हुई, सबसे ज्यादा संपन्न हुई। बोरोइंग तो पहले भी होता आ रहा था और इस बार दोबारा बोरोइंग चालू हो रहा है, लेकिन दोनों पीरियड में कुछ अंतर है। हम लोग देखते हैं कि जब एंग्लो सैक्सन जूट आते हैं तो वहाँ की भाषा प्रभावित होती है, स्कैंडिनेवियन आते हैं तो प्रभावित होती है, और क्या कहते हैं कि फ्रेंच आते हैं तो प्रभावित होती है, लैटिन से भी प्रभावित होती है। लेकिन उस समय जो प्रभावित हो रही थी अंग्रेजी या वहाँ की जो भाषा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपल्सन में हो रहे थे, किसी न किसी मजबूरी में, बाध्यता झलक रही थी कि नहीं, वहाँ के लोगों पर वो भाषा थोपी जा रही है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का जो वोकैबुलरी इनरिच हो रही है, यहाँ जो बोरोइंग का दौर आ रहा है, यह अब एक तरह से कहिए कि यहाँ के जो पीपल थे, जो ब्रिटिश पीपल थे, जो इंग्लिश पीपल थे, अब इन लोगों की मजबूरी हो गई थी बोरोइंग करना। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अब कोलोनाइजेशन का पीरियड हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड चालू हो गया, नवल पावर बन गया इंग्लैंड, तो पूरी दुनिया पर ये लोग छा गए, पूरी दुनिया में ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं। तो जब एक अलग भाषा को बोलने वाले लोग के पास जाते हैं, वहां आपको बिजनेस करना है, वहां आपको शासन करना है, और आपकी जो भाषा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी एक भाषा में पूरी दुनिया की भाषा के जो शब्द हैं वो समाहित हो। तो ये सेकेंड फेज चालू होता है, बोरोइंग का एक सेकेंड फेज चालू होता है, और ये बहुत रैपिडली चालू होता है, बहुत रैपिडली। आप देख सकते हैं यहाँ मैं लिखा हूं, द रैपिड रेट ऑफ चेंज। वो क्यों बोरोइंग चालू हुआ? क्योंकि रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश पीपुल रियलाइज, इंग्लिश पीपुल को अब महसूस करा दिया कि भाई जो आपकी भाषा है, जो आपकी भाषा अंग्रेजी है, वो उतना कैपेबल नहीं है, उतना वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि पूरे दुनिया के जो भाव हैं, जहाँ चूंकि आप तो पूरे दुनिया में फैल गए हैं, तो उन सब चीजों को एक्सप्रेस करने की क्षमता आपकी जो भाषा है अंग्रेजी उसमें नहीं है। इसलिए वो महसूस किया कि देयर वोकैबुलरी लैक द वर्ड्स टू एक्सप्रेस न्यू आइडियाज एंड टेक्निक। जो न्यू आइडियाज आ रहे थे, जो न्यू टेक्निक्स आ रहे थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शब्द इंग्लिश में था ही नहीं। इसलिए क्या हो गया? अनदर फेज ऑफ रैपिड बोरोइंग चालू हो गया। इसलिए दूसरा फेज जो कि बहुत रैपिड बोरोइंग का दौर है वो चालू हो गया। और विश्व की शायद ही कोई ऐसी भाषा थी, सक्षम, संपन्न, बढ़िया भाषा थी, जिस भाषा से शब्द अंग्रेजी में न आए हों। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, द बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश। कौन हैबिट? द बोरोइंग हैबिट, बोरोइंग हैबिट ऑफ इंग्लिश हैज मेड इट मोस्ट ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज। ग्लोरियसली इम्प्योर लैंग्वेज बना दिया। अशुद्ध भाषा, इम्प्योर माने क्या होता है? अशुद्ध, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां विद्यमान हो। तो
जो सेकेंड फेज चालू हुआ बोरोइंग का। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं कुछ 10-20 भाषाओं का मैं नाम लिखा हूँ और 2-4 शब्द मैं लिखा हूँ कि देखिए कैसे ये प्रभावित हुआ। अब अफ्रीकन, आपको पता है अफ्रीका में भी इनका शासन था, वहां भी ये कॉलोनी बनाए थे। अफ्रीकन, जिसे अपार्थिड शब्द है, योरूबा शब्द है, ये सब कहाँ से आए हैं? ये सब अफ्रीकन लैंग्वेज से आए हैं। स्पेनिश, बनाना है, पोटैटो है, टोमेटो है, ये सब स्पेनिश वर्ड है। आज तो देखने पर लगता ही नहीं है कि नहीं ये स्पेनिश है। अमेरिकन, चिपमंक हो गया, हस्की हो गया। अरेबिक शब्द जैसे एडमिरल हो गया, एल्बेट्रॉस हो गया, एल्जेब्रा। हम लोग कहते हैं कि बताओ बीजगणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एल्जेब्रा कहते हैं, जबकि एल्जेब्रा इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, वो तो अरेबिक है, ठीक है। लेकिन अब तो कहा जाता है कि अंग्रेजी भाषा का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि अंग्रेजी भाषा अपने अंदर किसी भी भाषा के शब्द को पचा लेती है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, ऑस्ट्रेलियन शब्द कोआला हो गया, चाइनीज चाउमीन हो गया, चाउमीन जो कि दिन रात हम लोग बोलते हैं। तमिल, देखो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो भारत में तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो यहाँ से भी शब्द आए हैं। तमिल के कैस, कढ़ी, पंडाल, कन्नड़ के बम्बू, हिजड़ा, डच का ब्लिंक, फ्रेंच, फ्रेंच से तो मैं बता चुका हूँ कि लगभग 10,000 शब्द इंग्लिश में आए हैं और उसमें से 75% जो वर्ड्स हैं वो आज भी यूज किए जाते हैं फ्रेंच में। जैसे आइसक्रीम हो गया, सनरे हो गया, जेलीफिश, पेटीकोट, रॉयल्टी, कैसल, सॉवरेन, ये सब फ्रेंच वर्ड्स हैं। इसके बाद बांग्ला के भी शब्द जैसे बंगलो या फिर उर्दू के मोगल, है ना, मसाला, संस्कृत के का मंत्र हो गया, श्लोक हो गया, पुर्तगीज का बुफेलो हो गया, बरांडा हो गया, हिंदी का गुरु हो गया, पंडित, सिपॉय, साड़ी, ठग। तो हम देख रहे हैं कि विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेज है उनसे कुछ न कुछ शब्द इंग्लिश में आए हुए हैं, ठीक है। ये तो था इंग्लिश का वोकैबुलरी मॉडर्न पीरियड का। अब हम लोग देखेंगे ग्रामर को, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड से जब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड में आते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रामेटिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो फोनोलॉजिकल लेवल पर हो या अन्य लेवल पर हो। लेकिन जब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड से मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में आते हैं तो ग्रामर के लेवल पर उतना ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं वोकैबुलरी के क्षेत्र में। यद्यपि ऐसा नहीं है कि ग्रामर के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ है। मानकीकरण तो इसी पीरियड में हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में ही हुआ है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ओल्ड इंग्लिश जो था वो भी डायलेक्टिकल था, मिडिल इंग्लिश पीरियड था वो भी डायलेक्टिकल था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है, और इसमें भी जो सेकेंड पीरियड जो है जो आफ्टर 18th सेंचुरी चालू होता है, वो तो न्यू इंग्लिशेज का दौर चालू हो जाता है, क्योंकि तब तक अंग्रेजी इंग्लैंड से चल करके विश्व के कोना कोना तक पहुंच गई रहती है और वहाँ न्यू इंग्लिशेज का दौर चालू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि, और यहाँ लिखा भी है कि द वोकैबुलरी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश अंडरवेंट रैपिड चेंज। रैपिड चेंजेस से कौन गुजरता है? वोकैबुलरी, जो हमारी शब्दावली है, जो वर्ड्स हैं, वो उसमें हम लोग देखे कि कैसे बोरोइंग का, रैपिड बोरोइंग का दौर चालू हो जाता है और विश्व के लगभग सभी भाषाओं से, जो भी सक्षम भाषा थी उन सभी भाषाओं से अंग्रेजी में शब्द आते हैं। लेकिन क्या ग्रामर भी उसी रैपिडली चेंज हुआ? नहीं, ग्रामर चेंज हुआ था मिडिल इंग्लिश पीरियड में। आप लोग याद कर रहे होंगे कि जो ग्रेट वावल शिफ्ट है या बहुत सारा चीज है। यहाँ थोड़ा बहुत मैं यहाँ एक आध उदाहरण लिखा हूँ। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। देखिए ओल्ड इंग्लिश पीरियड में स्पेलिंग को यहाँ दिखाया गया है। शिप कैसे लिखा जाता था? SCIP। मिडिल इंग्लिश में उसका स्पेलिंग क्या हो गया? SHIP। और हम देखते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में भी सेम उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है। फिर देखते हैं यहाँ कुछ शब्द हैं, गर्ल है, वाइफ है।
आज हम लोग जानते हैं कि गर्ल जो है वो फेमिनिन जेंडर है, बॉय भी फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये न्यूटर जेंडर हुआ करते थे। चाहे गर्ल हो, वाइफ हो, चाइल्ड हो, ये सब न्यूटर जेंडर में काउंट किए जाते थे। जबकि आज हम लोग जानते हैं कि न्यूटर जेंडर क्या होता है, थिंग्स विदाउट लाइफ, या फिर जो बहुत स्मॉल इंसेक्ट्स, जो न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनको हम लोग न्यूटर में काउंट कर देते हैं। लेकिन अब गर्ल और वाइफ को तो हम लोग न्यूटर में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये न्यूटर जेंडर में ही काउंट होता था। लेकिन जब मिडिल इंग्लिश पीरियड में आया तो देखिए चेंजेस हो जा रहा है, ये फेमिनिन जेंडर में आ जाते हैं और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं कहाँ, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में। मतलब ग्रामर में कोई चेंजेस मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वुमन को। वुमन जो है, आज हम जानते हैं कि वुमन वुमन यानी औरत, महिला, ये एक फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इसको मैस्कुलिन जेंडर माना जाता था। क्यों माना जाता था, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि वो सब वर्ड एंडिंग से डिसाइड होता था कि सिंगुलर है, प्लुरल है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, कैसा है। तो अब चूंकि यहाँ मैन लगा हुआ है तो मान लिया जाता था कि ये मैस्कुलिन है। लेकिन जब मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है तो इसको फेमिनाइन मान लिया जाता है और मॉडर्न में भी इसी को कंटिन्यू किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ईएन के द्वारा भी प्लुरल बनाया जाता था, जैसे आई का प्लुरल आइन, काउ का प्लुरल काइन। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड आते आते ईएन हटा करके एस की व्यवस्था हो गई थी, जिसको आगे मॉडर्न इंग्लिश में भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कुछ मिडिल इंग्लिश पीरियड की बातें। देखिए, आपको पता है कि मिडिल इंग्लिश में चेंजेस तो बहुत तेजी से हो रहे थे, बट आफ्टर ऑल इवन मिडिल इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल। पांच पांच डायलेक्ट्स थे, है ना, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड, है ना, कैंटिस एटसेट्रा। आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द फेलो इवन मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी कितने तरीका से लिखा जाता था। FELAW, FELOWE, FALLOW, FALLOWE, एक ही शब्द। सोचिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा, है ना। जब आप एक क्षेत्र से दूसरे जगह का पढ़ते होंगे तो मतलब वहां का आदमी जब पढ़ता होगा कंफ्यूजन होता होगा कि नहीं, बिल्कुल होता होगा। ये चूंकि मिडिल इंग्लिश भी डायलेक्टिकल थी, लेकिन इन सब चीजों को कैसे दुरुस्त किया गया, कैसे खत्म किया गया, तो आप नाम सुने होंगे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हुए और इनका कंट्रीब्यूशन अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत बड़ा है। 1755 इन 1755 he prepared a dictionary of the English language। इनकी जो डिक्शनरी है दुनिया की पहली अंग्रेजी की डिक्शनरी है, अन्य भाषा की मैं नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा की पहली डिक्शनरी है। 18वीं शताब्दी में अर्थात 1755 ईस्वी में ये डिक्शनरी तैयार करते हैं, जिसका नाम है ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें लगभग 40,000 शब्द रहते हैं। कितने शब्द रहते हैं? 40,000 शब्द रहते हैं। और डिक्शनरी से क्या होता है? डिक्शनरी से हो जाता है कि शब्दों का मानकीकरण। हमको जब कोई इस शब्द में कंफ्यूजन होता है कि भाई इस शब्द का स्पेलिंग क्या है, तो हम डिक्शनरी के पास जाते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है, मानी क्या है, तो भी हम डिक्शनरी के पास जाते हैं। तो जॉनसन के द्वारा ऐसा काम हुआ। इसके बाद व्याकरण, कुछ विद्वान जो थे, कुछ वैयाकरण जो थे, ग्रामरियन जो थे, जो कि ग्रामर की पुस्तक भी लिखने का काम किए। उससे क्या हुआ? उससे भाषा अनुशासित हो गई। अनुशासित भाषा होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ना कि क्या रूल है। आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर में, सिंटैक्स पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें रूल है। वो ग्रामर
क्या करता है, ग्रामर भाषा को अनुशासित करता है। जैसे हम लोग संविधान के द्वारा, जैसे हम लोग आईपीसी के द्वारा, सीआरपीसी के द्वारा अनुशासित होते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, या बहुत सारे और भी इथिकल बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं जिसके द्वारा हम अनुशासित होते हैं। लेकिन भाषा कैसे अनुशासित होती है? भाषा अनुशासित होती है ग्रामर के द्वारा। और ग्रामर की पुस्तक लिखने का ये 2-4 लोग हैं जो कि काम चालू किए। 1734 में विलियम लॉर्टन ने प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग लिखी। इसके बाद 1761 में जोसेफ प्रिस्टले ने द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिखी। इसके बाद 1792 में लिंडस्ले मरे ने इंग्लिश ग्रामर लिखी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो कैसे उसमें चेंजेज आया, कैसे क्या क्या हुआ, जिसके द्वारा आज की अंग्रेजी हम जो पढ़ते हैं वो दिखाई पड़ता है। नहीं तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का तो इंग्लिश हम लोग देख करके साफ समझ जाएंगे कि दूसरी भाषा ही है। मिडिल में थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, लेकिन मॉडर्न आते आते तो बिल्कुल चेंज। अब ये तो हो गया, ग्रामर हो गया, लिटरेचर क्या कहते हैं कि वोकैबुलरी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग लिटरेचर की चर्चा करना चाहेंगे, और लिटरेचर को यहाँ मैं कम ही चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि लिटरेचर जैसे ये मैं इंग्लिश लैंग्वेज का 3 सीरीज वीडियो में बनाया, उसी तरह से आगे मेरा इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो चालू होगा। उसमें मैं शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग से मैं चालू करूँगा और आज तक मतलब पोस्ट मॉडर्न एरा तक मैं लाऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड में स्पेंसर आते हैं, मिडिल इंग्लिश में तो चौसर आते हैं, विलियम लैंगलैंड आते हैं, लेकिन यहाँ कौन आते हैं, चालू हो जाता है स्पेंसर से। फेरी क्वीन इनकी रचना है, मार्लो आते हैं, बेकन है ना, बेकन का एसेज ऑन ट्रूथ, ऑन बुक्स, या बहुत सारे चीज़ों पर इनका जो एसेज है जो हम लोग को पढ़ना है। शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामाज आ जाते हैं, मैकबेथ, ओथेलो, टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एटसेट्रा, सब आते हैं। सोनेट्स आते हैं, 156 सोनेट लिखते हैं, है ना। इसके बाद दौर किसका आता है, जैसा कि मैं बताया कि दौर आता है न्यू इंग्लिशेज का। किसका आता है, न्यू इंग्लिशेज का आता है। न्यू इंग्लिशेज जब कोलोनाइजेशन अपने उफान पर था, तेजी से था, पूरे दुनिया में अंग्रेजी छा गई थी, तो वहाँ के लोगों के द्वारा जो अंग्रेजी अपनाई गई, तो एक नया दौर चालू हुआ न्यू इंग्लिशेज का। और अंग्रेजी का ही अलग अलग वैरायटी देखने को मिलने लगा, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, है ना। कहीं कहीं शब्द का जो वर्तनी है उसमें चेंजेज है, कहीं उसका क्या कहते हैं कि थोड़ा सा शब्द भी अलग है। जैसे कि भारत में महिलाएं कहती हैं मनी बैग, उसको ब्रिटिश महिला क्या कहती है, पर्स कहती है। अमेरिकन इंग्लिश में होता है COLOR होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में होता है COLOUR, है ना। उसी तरह से सेंटर होता है CENTER, सेंटर होता है अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में CENTRE होता है, ठीक है। तो ये सब दौर आता है, और ये सब तो हम लोग 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे। तो जो और ये भी मैं बता देना चाहूँ कि मॉडर्न जो लिटरेचर चालू होता है अंग्रेजी में 20th सेंचुरी में चालू होता है। ऐसा नहीं कि जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मॉडर्निज्म आता है वो 15वीं शताब्दी में चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये था तीसरा वीडियो, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और उपयोगी साबित होगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे एक बल प्रदान होगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।